इसका एक फीचर ऐसा है जो किसी भी गाड़ी में नहीं आता। एक बार करना, ये देखो 80 की स्पीड पे था मैं और अचानक से गाड़ी अपने आप जो है ना वो बंद हो गई। ट्राई किया तो न्यूट्रल पे मैंने देखा कि फर्स्ट गियर दिखा रहा है। अब देखो 7 बार चेंज हो चुका है। क्रेटा के इतने एक्सपीरियंस में, इतने सालों के, 9 साल इनकी गाड़ी की हो गई है, वो भी डीजल है। ऐसा कोई इशू हुआ? मेटेलिक साउंड भी आ रहा है। और मेरे को लगता भी नहीं कि टाटा में एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए। मैं वहाँ पे देख चुका हूँ, लोग बहुत परेशान हुए हैं, लड़ाइयाँ भी हुई है, मेरे सामने लड़ाई हुई, मारपीट तक हुई है। अगर ये मेरी गाड़ी होती मैं इस प्रॉब्लम के साथ इसको 2 साल चला नहीं पाता। मुझे डर लग रहा है कर्व लेने में, क्रेटा लेने में मुझे डर नहीं लगेगा। और अगर कोई देख रहा है टाटा मोटर्स सर्विस टीम से तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसी ये गाड़ी चल रही है अभी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आनंद सर आए हुए हैं हमारे पास दिल्ली से और साथ में हैं इनके बेटे ऋतिक, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू सर। सर चला रहे हैं क्रेटा, जो कि 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है इनकी, और आज हम उस गाड़ी के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे ऋतिक की गाड़ी की। ऋतिक की गाड़ी है ये ऑल्ट्रोज डीजल में है। और कितनी चला दी आपने? लगभग 50,000, 50,000 किलोमीटर इन्होंने चला दी है। गाड़ी में इश्यूज भी हैं, सर्विस सेंटर के कुछ कारनामे भी हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और गाड़ी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हुंडई आप जब यूज़ कर रहे थे तो टाटा में कैसे आना हुआ? इन्होंने आपकी बात सुनी नहीं सुनी, ये बताइए। नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। एक्चुअली इनका बजट भी उतना नहीं था कि वो करें, और मैं तो इनको बोल ही रहा था कि आप सुजुकी में जाओ और क्रेटा अगर नहीं करते हो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसका टेस्ट किया हूँ, सेफ्टी रेटिंग काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं इसी के पीछे जाऊंगा। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है फिर लो भाई। तो इन्होंने उसको ऑप्ट किया। वैसे देखा जाए हुंडई में भी कम बजट की गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी? मेरी रिक्वायरमेंट सबसे पहली थी डीजल इंजन। अच्छा। डीजल इंजन उस टाइम पे 2 ही गाड़ी ऑफर कर रही थी, i20 और अल्ट्रॉस। i20 मैंने चलाया, उसमें मुझे स्पेस का इशू लगा। पीछे सिटिंग में ना नी मेरे हाइट के आदमी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं थी। अच्छा। मेरी वाइफ 5 फीट 2 इंचेस की है। Okay. उनके लिए भी ना नी स्पेस कम पड़ रहा था उस गाड़ी में। उसके बाद गाड़ी थोड़ी नीचे थी, ग्राउंड क्लियरेंस कम था, तो चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम था। अभी इसकी गेट पूरी खुल जाती है। जैसे मेरे दादाजी अब तो नहीं रहे, पर जब वो थे तो उनके लिए चढ़ना उतरना बैठना बहुत कंफर्टेबल होता था इस गाड़ी में। दूसरा बात ये था कि इसका जो पिकअप वगैरह था वो मुझे i20 से बेटर लगा, क्योंकि इसका जो डीजल है वो डीजल इंजन ना पीछे पुश करता है। जब आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सपीरियंस करोगे तो गाड़ी पीछे पुश करता है, वो i20 में कम था, लीनियर पावर था उसमें। ओके। तो एक वो इशू था। सेकंड, मेरे एक फ्रेंड के पास में i20 था जो उसने 10-12 हज़ार किलोमीटर चला ली थी, तो उसका ना इंजन जो था वो सीज हो गया 7,000 किलोमीटर में। ऐसे क्यों? वो गाड़ी लेके गया था पहाड़ में, और क्लियरेंस कम होने के कारण ना उसकी गाड़ी में पत्थर हिट कर गया नीचे, और वो चैम्बर जो है ना वो नीचे से फट गया। और वो उसको रियलाइज नहीं हुआ, और सेंसर में आ रहा था, उसको पता नहीं था कि वो सेंसर वो हो गया है। तो वो होने के बाद में उसकी गाड़ी वहीं रुक गई, वो चली भी नहीं। बट सिमिलर चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब मैं एक जूम कार की अल्ट्रॉज लेके पटना गया था बाय रोड। उसने भी यही सेम कारनामा किया था, चैम्बर नीचे से फटा हुआ था, पर उसने ना ग्लू लगा के उसको चिपका दिया था। अच्छा। ठीक है। अब मैं जब उसको 1000 किलोमीटर लेके गया तो वो ना हीट होने के कारण वो इंजन ऑयल मेरे ख्याल से 800-900 किलोमीटर से वो लीक होना चालू हो गया था। पर मेरी गाड़ी पटना 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पहुंच के 500 किलोमीटर रन करके जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन की सुबह में वो गाड़ी मेरी सीज हो गई। तो वो सब देखने के बाद में मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आखिर कोई गाड़ी का इंजन लीक होने के बाद भी अगर उसने मेरे को पूरा ट्रिप कंप्लीट होने के बाद भी मेरे को तब तक धोखा नहीं दिया, तो मेरा एक ट्रस्ट इशू यहाँ पे आ गया था। ना वो तो डिपेंड करता है कि लीकेज कितनी ज्यादा हो रही है। हाँ, पर उस गाड़ी का पूरा इंजन लीक हो चुका था, खत्म हो गया था। वो आप देखो कि उस गाड़ी का पूरा लीकेज खत्म हो गया था, तब भी वो 500 किलोमीटर चलने के बाद सीज हुई थी। कंपैरेटिवली टू माय फ्रेंड जिसके पास वो i20 अभी भी है, उसने सीज इंजन को ठीक कर आके और उसने रखा है, इंश्योरेंस में उसका वो क्लेम हो गया। तो वो मेरे को एक लगा था कि यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा था, क्योंकि ड्राइव भी मैं 1000 किलोमीटर करके गया था और 130-120 किलोमीटर के रफ्तार से गया था उस गाड़ी को लेके, जो कम से कम 70-75 चली हुई थी। अच्छा। जूम कार की। तो कोई मेरे को इशू नहीं लगा था कंफर्ट में या पिकअप में या ड्राइविंग में। तो उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, इस गाड़ी को परचेज करता है। अब ये तो खैर किसी के साथ भी हो सकता है, नीचे से चैम्बर फटना, ये तो एक एक्सीडेंटल केस है। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे जिसमें से आपने इस ऑल्ट्रोज को चुना,
और आज की तारीख में हम देखें तो आपके पास डीजल में छोटी गाड़ी में सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ऑल्ट्रोज। और मुझे आज के हिसाब से बताओ कि ये लेना वर्थ है या नहीं है, और मुझे ये भी बताना कि टाटा का सेल्स एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा देखिए ओवरऑल। मेरे में ना मतलब मिक्स फीलिंग्स है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी अब मैंने 2 साल में 50,000 किलोमीटर अराउंड चलाने के बाद में इंजन वाइज मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। पर जो टाटा का सेल्स और आफ्टर सेल्स है ना, उससे मैं थोड़ा सा वो मतलब डिसअपॉइंट हो गया था। सेल्स के टाइम पे क्या हुआ था? ये 2022 की बात 2022 की बात है। सेल्स के टाइम पे मैंने एडवाइजर को जब मैंने गाड़ी टेस्ट ड्राइव की तो मैंने टॉप मॉडल चलाया था। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ये मॉडल चाहिए। उसने बोला हाँ ये मॉडल है। उसने मुझे XZ प्लस बता के XZ बुक कर दिया गलती से। अब मेरी गाड़ी डिलीवरी के टाइम पे जब आई तो वो XZ आई, XZ प्लस नहीं आई। मुझे चाहिए था डिजिटल क्लस्टर मीटर जो आता था टॉप मॉडल में और कनेक्टेड फीचर्स, क्योंकि मैं सेफ्टी ले रहा था तो मेरे को ये भी देखना था कि मेरी गाड़ी का सब कुछ ट्रैक होता रहे। तो वो आया नहीं। अब उस टाइम पे मैं काफ़ी अनॉयड था, मैंने मना भी कर दिया था गाड़ी लेने से। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर ये ऑप्शंस हैं और आप ले लो। फिर घर वालों से बात करने के बाद में मैंने अंत में मजबूरी में XZ उठाया, जबकि मुझे चाहिए XZ प्लस था। तो वो एक ड्रॉबैक हो गया मेरे साथ में। वहाँ पे सेल्स जो हुई उसमें उन्होंने मेरे साथ ये ट्रिक प्ले कर दिया। गलती एडवाइजर की थी, पर मेरे लिए तो अब 10 साल के लिए यही मॉडल है ना, मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो एक तो वो था। और आफ्टर सेल्स में मैंने क्योंकि गाड़ी आर्या मोटर से परचेज की थी गुड़गांव में, तो मैंने ऑब्वियसली सोचा कि मैं आर्या मोटर्स गुड़गांव में ही इसकी सर्विस भी कराऊं। अब वहाँ पे जो मेरा 2 साल का जो ट्रॉमेटाइजिंग सर्विस हुआ है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इस गाड़ी को लेने के बाद में मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस के बाद से इसमें शटरिंग की दिक्कत आने लगी। ब्रेक दबाने पे गाड़ी वाइब्रेट होती है, ठीक है। तो मैं उससे परेशान था। मैं गया पहली बार, उन्होंने वारंटी में चेंज कर दिया, ठीक है, ब्रेक डिस्क। फिर 2000 किलोमीटर के बाद इशू आने लगा। फिर तीसरी बार गया तो तीसरी बार उन्होंने पेड में चेंज किया। बोला वारंटी में आपका जो है ना वो क्लेम नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, इवन वहाँ के वारंटी थी गाड़ी की। कह रहे हैं वो वीआर टीयर में आता है। तो मैंने कहा आपने पहली बार चेंज किया था तो वीआर टीयर में कैसे आया? तो उन्होंने बोला नहीं सर आपने एक बार ले लिया है तो अब सेकेंड टाइम नहीं दे पाएंगे। काफ़ी बहसबाजी हुई। उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा चलो मेरे को गाड़ी तो चलानी है, क्या करूँगा। तो 6000 रुपये का वो ब्रेक डिस्क था, मैंने चेंज कराया। और जब से मैंने गाड़ी ली तब से मेरे ख्याल से लास्ट जो मैंने अभी जो सर्विस कराई है ट्रियो में, उससे पहले आर्यम में जितनी बार भी सर्विस कराई है, मेरा 15,000 से कम का बिल नहीं बना है किसी बार। 15,000 रुपये से कम का मेरा बिल नहीं बना। मतलब मैं माइनर सर्विस भी कराने गया हूँ गाड़ी का, तो मेरे को 6000 का बिल पकड़ा के दिया उन्होंने। ओके। और उसमें बताने के लिए कि 10,000 का बिल बना था, हमने ये डिस्काउंट कर दिया, वो डिस्काउंट कर दिया, आपका 6000 हो गया। ओके। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट मार्च 2024 मार्च में मेरा सर्विस हुआ है 21,000 रुपये का। क्या बात कर रहे हो? तो ये तो उतनी मतलब जितना ये डीजल में बचाती है उससे ज्यादा तो इसका खर्चा है सर्विस में। ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क बोला दोनों खराब है, ठीक है। पीछे का सस्पेंशन का एक्सेल खराब है। उसके बाद में एक्सेल के साथ में एक आइटम और, हाँ, पीछे का सस्पेंशन में एक नॉब लगता है, उन्होंने बोला वो भी खराब है। इसके से कच कच आवाज़ आ रही थी गाड़ी में से। उस सर्विस के बाद मुझे जब दिक्कत आई तो मैंने ना सर्विस सेंटर में जा करके एक लोकल मैकेनिक के पास गाड़ी खुलवाई। अच्छा, ठीक है। उसमें मुझे पता लगा कि मेरे को जितनी बार भी मेरा ब्रेक डिस्क लगाया है उसमें से एक बार सिर्फ मेरा ब्रेक डिस्क जो है वो सही लगा था, बाकी सब मेरे चले हुए ब्रेक डिस्क इंस्टॉल करके। क्या बात कर रहे हो? जी, चले हुए ब्रेक डिस्क 10,000, 5,000। और ये कौन से सर्विस सेंटर की बात है? टाटा आर्या सर्विस सेंटर, सेक्टर 52। ओके। बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उसके अपोजिट में सर्विस सेंटर है। ये इशू मुझे जब रियलाइज हुआ, जब मैं क्यों गया इसके पास में, मेरा एक और फ्रेंड है जिसके पास में हैरियर है, उसने बोला कि मैं पिछले 4 बार से आर्या जा रहा हूँ और मेरे गाड़ी में ना मुझे 30-30, 40-40 हज़ार का बिल बना के दे रहे हैं और मेरी गाड़ी का ना वो नहीं हो रहा है सही प्रॉब्लम। तो वो गया, एक हिमगिरी सर्विस है गुड़गांव में, उनके पास में उन्होंने मात्र 10,000 रुपये लिए उससे, उसका इशू भी सॉल्व हो गया और उसका सर्विस भी हो गया। मतलब कि टाटा के पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले उनकी डीलरशिप्स ही हैं। उनकी डीलरशिप्स है। मतलब ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चलता। अब मुझे एक बात बताओ, दोबारा टाटा की गाड़ी लोगे इतने सारे इश्यूज फेस करने के बाद? देखिए, टाटा की गाड़ी मैं दोबारा भी लूँगा। अच्छा। मुझे गाड़ी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे कंप्लेन है उसकी डीलरशिप से, मुझे कंप्लेन उसकी सर्विस सेंटर से, क्योंकि मैंने जब सर्विस सेंटर चेंज किया ट्रियो में, अभी जब मैं गया 7 बार ब्रेक डिस्क चेंज कराने के बाद में अभी लास्ट 43,000 पे मैंने ब्रेक डिस्क के लिए मैं गया था, तो उसने मेरी गाड़ी खोली, उसने चेक किया, उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आपके ब्रेक डिस्क में प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है। उसने बोला सर आपका ब्रेक पैड जो है वो छला हुआ लगा हुआ है,
ठीक है, उसने खुद ये बात एडमिट की कि छला हुआ लगा हुआ है। अच्छा। और उसने मेरा ब्रेक पैड चेंज किया एट हाफ रेट अपने मैनेजर से अप्रूवल लेने के बाद में, और मेरी गाड़ी का वो इशू सॉल्व हो गया। अब 7000 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वापस से शटरिंग की इशू आई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है ये या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है। हाँ, क्योंकि देखो कई ऑल्ट्रोज के ओनरशिप एक्सपीरियंस हमने करे हैं, उन्होंने बोला है कि हमारी गाड़ी में भी आया है, पेट्रोल गाड़ी में भी आया है, और वो ब्रेक डिस्क वगैरह चेंज करने के बाद जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, क्रेटा के इतने एक्सपीरियंस में, इतने सालों के, 9 साल इनकी गाड़ी की हो गई है, वो भी डीजल है, ऐसा कोई इशू हुआ? नहीं, ऐसा कोई भी सीरियस इशू ऐसा मतलब मैंने फेस नहीं किया, और गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है और ट्रस्टेड है। आप रोड पे जाओ, कहीं भी लेके जाना है, कितने भी हज़ार जाओ, तो आपको मतलब इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और मेरा जो ये शटरिंग का प्रॉब्लम इनकी गाड़ी में आ रहा है, वो मेरा एटलीस्ट 1-2 बार आया है, डेट उसके लिए भी कोई डिस्क चेंज नहीं करना पड़ा। वो हमारा बस इशू उसको फेस में ला के लेग पर जाके अपने लोगों ने फेसिंग करा दी और वो हो गया। अदरवाइज़ मेरा कोई आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, और नॉर्मली मेरा 10-12 हज़ार रुपये में उसकी सर्विसिंग हो जाती है। कितनी बार आपका डिस्क चेंज हो चुका है? 7 बार। 7 बार? 7 बार 2 सालों में 7 बार? 2 बार वारंटी में और 5 बार पेड। मतलब आप ये लगा लो 5-6 के 30,000 रुपए मैंने जो है इस गाड़ी में सिर्फ डिस्क के दिए। आपने मेल नहीं करा कस्टमर केयर में? मैंने मेल किया था, उसी के बाद तो मेरे को ट्रियो सजेस्ट किया था जाने के लिए। अच्छा जी। और पैसे वापस नहीं दिए उन्होंने? उन्होंने हाफ रेट वो उन्होंने ना, जो इतने बार आपने नहीं, वो उन्होंने वापस नहीं दिए। वारंटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे 10 बार क्यों ना आए, वो मेरे को लगता है कि वारंटी की बात कर रहे थे तो मुझे भी एक और चीज़ याद आई। मैं इसकी एक्सटेंडेड वारंटी कराने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, मेरे को बहुत कॉल्स आए कि आप एक्सटेंडेड वारंटी करा लो, ये चीज़ कवर है आपकी उसमें। आर्या सही, हाँ। मैंने नहीं कराया। मैंने क्यों नहीं कराया कि आर्या के सर्विस सेंटर में मुझे एक आदमी मिला जिसने एक्सटेंडेड वारंटी कराई 30,000 रुपये की, टियागो दे करके 5 साल की। उसने मुझे बोला मैंने चेंज कराई थी क्योंकि मेरे गाड़ी टियागो में एक दिक्कत है, उसकी जो एक्सेल है ना वो बार बार घिस जाती है। ठीक है, तो उसने मुझे बोला मेरी एक्सेल के लिए मैंने कराया क्योंकि 10,000 का कंपोनेंट है, मैं कितनी बार चेंज कराऊंगा। तो उसने एक्सेल कंपोनेंट के बारे में मुझे बताया कि मेरे को बोला कि कवर्ड है, और जब वो गया वारंटी एक्सटेंड कराने के बाद में तो बोला कि ये तो वियर टीयर पार्ट है, ये तो आप गाड़ी चलाते हो। तो उसने बोला मैं गाड़ी कहीं ठोकता थोड़ी बार बार जाके कि मेरी गाड़ी का एक्सेल खराब हो जाएगा। तो ये उसका लेकिन जो मॉडल था वो 2017-18 टियागो मॉडल था। अच्छा, तो वो उस टाइम पे ये इशू था उसकी गाड़ी में, तो इसलिए मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं कराया। और मेरे को लगता भी नहीं कि टाटा में एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनके सर्टेन सर्विस सेंटर्स हैं जो आपको देंगे वारंटी, जैसे ट्रियो है वो करेगा क्योंकि उसका 4.7 का रेटिंग है 5000 रेटिंग्स में, तो वो उसने मेंटेन किया हुआ है अपना। रेटिंग आजकल फर्जी भी डल जाती है। हाँ, हो सकता है फर्जी डल जाए, बट मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस जो मैं गया हूँ वहाँ पे, जो मैंने देखा है कस्टमर्स के साथ में मैं रहा हूँ 12 बार। अभी लास्ट सर्विस सेंटर में मैं गया था, सुबह 10 बजे गाड़ी दी थी मेरे को, शाम को 7 बजे मिली थी। ठीक है, उतने टाइम मैंने यही नोटिस कर रहा था कि कौन प्रॉब्लम है कौन प्रॉब्लम में नहीं है। तो ओवरऑल मैंने ये देखा कि लोग सेटिस्फाइड थे उस सर्विस सेंटर से एटलीस्ट। वरना आर्या में तो मैंने देखा है वहाँ लोग कितना परेशान होके जाते हैं। मैं वहाँ पे देख चुका हूँ, लोग बहुत परेशान हुए हैं, लड़ाइयाँ भी हुई है, मेरे सामने लड़ाई हुई, मारपीट तक हुई है। अच्छा, तो वो आई थिंक डीलरशिप वाइज डिपेंड करता है, बट वैसे तो मतलब वही गाड़ी में यही प्रॉब्लम है 2 साल में जो है। इसके वाइपर्स कहते हैं टाटा बहुत प्रीमियम वाइपर है, इसका वाइपर 2 बार चेंज हो चुका है। अच्छा। वैसे वाइपर तो होने चाहिए साल में एक बार। साल में एक बार तो होने चाहिए, बट ये वाइपर में ना अब देखो जैसे शीशा आपका फूट गया, ठीक है, अब इसके बाद में मेरे को लगता है एक इशू ये भी है। तो ये मेरे ख्याल से ना सिर्फ गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है, द वे यू कीप द कार इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। अब जैसे मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, मेरे पापा गाड़ी मॉडरेट स्पीड पे चलाते हैं, पिछले 1000 किलोमीटर पापा ने गाड़ी चलाया, तो उनके हाथ में एवरेज देती है 17। अच्छा, 16-17 का सिटी के अंदर, और मेरे हाथ में माइलेज देती है 14-15 का। कहीं ये ऐसे चलाना तो इसकी दिक्कत का कारण नहीं है? हो सकता है या शायद नहीं भी हो सकता है, ड्राइविंग का हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम हर चीज़ का दोष गाड़ी पे नहीं दे सकते, पर हाँ जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन जो लोगों को मिलनी चाहिए वो ये है कि 50,000 चलने के बाद में गाड़ी की रिलायबिलिटी पे मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं इसको पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ। इसको बाई रोड लगभग मेरी 50,000 में से 10,000 किलोमीटर मेरा बाई रोड चला है, लॉन्ग 1000 किलोमीटर, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है गाड़ी में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन्होंने ऑल्ट्रोज के बजाय i20 डीजल ली होती, या फिर कहें टाटा ना लेकर हुंडई ली होती, तो ऐसा एक्सपीरियंस होता इन्हें?
हुंडई के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होता इस तरीके का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि टाटा जितनी मेहनत अपनी गाड़ियों को लाने पे कर रही है ना, क्योंकि अगर आप गाड़ी ही ठीक से नहीं बन पाएगी, आपसे बिलिंग रॉन्ग की जाएगी, कस्टमर्स परेशान होंगे, तो ऑब्वियस है कि ब्रांड के साथ तो लोग परेशान होंगे। ऐसा हुंडई में नहीं होता है। हुंडई में अच्छा, 9 साल आपने अपनी गाड़ी चला दी है, अब चेंज करने वाले हैं, अब क्या सोचा है आपने? एक्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी तो हुंडई ही है, लेकिन हमारे बेटे ने चूँकि ये गाड़ी चलाई है और मैंने भी इसको ड्राइव किया है, तो गाड़ी में ऐसे तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट दीज प्रॉब्लम्स जो सर्विस है उससे। तो अभी मैं टाटा कर्व को भी ड्राइव किया हूँ तो उस पर एक्चुअली दिल आ रहा है लेने का, और कूपे है, नया है, सारे फीचर्स हैं, तो अब बाकी डिसाइड करेंगे, आप लोगों से भी फीडबैक लेंगे कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। जो फीचर्स, जो इंटीरियर लग्जरी रिचनेस ये गाड़ी ऑफर करती है अपने सेगमेंट में, और कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती है। इस गाड़ी में स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी थी। अच्छा। मैंने ये गाड़ी परचेज की थी नवंबर 2022 में। अच्छा। और 2023 के फर्स्ट हाफ में ही इसमें गियर बॉक्स का प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, वो आपको पता कैसे चला? मैं ऑफिस से लौट रहा था। पहले मुझे लगता था हमेशा से कि इसका गियर अटक रहा है। मैं ऑफिस से लौट रहा था, मैं और मेरी वाइफ थे, घिटोरनी का रास्ता था, 80 की स्पीड पे था मैं, और अचानक से गाड़ी अपने आप जो है ना वो बंद हो गई। ठीक है। अच्छा, और इंजन ऑफ हो गया? इंजन ऑफ हो गया। ठीक है। और उसके बाद में इंजन को मैंने ऑन किया तो ऑन हो गया, पर गियर नहीं लग रहे थे, गियर अटक गया। ठीक है। और वो गाड़ी ना बंद होने लगी, पीछे हाई स्पीड से गाड़ी आ रही थी, रात का टाइम था। तो मैंने जब ट्राई किया तो न्यूट्रल पे मैंने देखा कि फर्स्ट गियर दिखा रहा है, और वो न्यूट्रल पे मैंने उसको जैसे तैसे साइड किया, फिर पहले तो गियर लग नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से वो न्यूट्रल पे वापस आया और वो फर्स्ट गियर पे चल रहा था। न्यूट्रल इसका फर्स्ट गियर हो गया था। अच्छा। और उस पे मैंने घीसते घीसते इसको घर लेके आया। मैं वहाँ से 7-8 किलोमीटर मेरा घर था। अच्छा। लेके आया, मैंने लगाया, अगले दिन मैं सर्विस सेंटर गया, उन्होंने मेरे को बोला पार्ट अवेलेबल नहीं है, 5 दिन हम गाड़ी रखेंगे। पार्ट क्या था चाहिए था? इन्होंने बोला पूरा गियर बॉक्स चेंज होगा। अच्छा। ठीक है। और फिर जब मैं गया इनके पास में, तो इन्होंने बोला गियर बॉक्स में एक रिंच है और एक सिरिंज है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, वो हमने चेंज कर दिया है और नया गियर बॉक्स लगा दिया है। ओके। ठीक है। मेरा गियर बॉक्स चेंज हुआ, मेरा स्टीयरिंग भी खराब था, स्टीयरिंग भी पूरा चेंज हुआ है, नई गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, और उस टाइम मेरी गाड़ी मात्र 3-4 हज़ार किलोमीटर चली थी। स्टीयरिंग में क्या हुआ था? उन्होंने बोला कि स्टीयरिंग ना, जो आपका गियर में प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग से कनेक्टेड है। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि स्टीयरिंग और गियर बॉक्स दोनों चेंज होगा। तो उन्होंने मेरा स्टीयरिंग चेंज किया और टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग डाल दिया उन्होंने, और गियर बॉक्स चेंज किया गाड़ी का। अच्छा, इसके अलावा और कुछ हुआ? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो यही था, बाकी थोड़े बहुत छोटे मोटे सेंसर्स का प्रॉब्लम तो आता ही रहता है। मैं नोट करता हूँ कि टाटा की गाड़ियों में ना, मुझे जैसे कि इनकी फिनिशिंग की प्रॉब्लम रहती है, लाइनिंग्स वगैरह जहाँ पे होते हैं, डिक्की बंद करो तो गैप्स काफ़ी ज़्यादा है। मेरी गाड़ी में भी क्लोज करो, गैप्स काफ़ी ज़्यादा है, मेरी गाड़ी एकदम मार्जिनल जो है होना चाहिए, है ना। तो ये इस पर भी टाटा को मुझे लगता है कि वर्कआउट करने की ज़रूरत है। मेरी गाड़ी में बहुत अजीब सी इशू है। पीछे का आप टेल लाइट देखोगे, एक लाइट ऐसा लगता है कि सही से चिपका हुआ है, और दूसरी लाइट लगता है कि थोड़ा लटका हुआ है। अच्छा। वो मतलब फिट एंड फिनिश का इशू, अब ये मैंने इनकी हर गाड़ी में देखा है, ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी में दिक्कत है। मैंने बहुत सारी अल्ट्रॉज देख ली रोड पे, सब में दिक्कत है, एक साइड से ऐसा लगता है उठा हुआ है, एक साइड से निकला हुआ है। गाड़ियाँ आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन इसका एक फीचर ऐसा है जो किसी भी गाड़ी में नहीं आता। एक बार करना, ये देखो। अच्छा ऋतिक, एक बात बताओ, ये एवरेज कितना निकाल कर दे सकती है अगर कोई नॉर्मल ड्राइविंग करे? मतलब कि हाईवे में स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग चला रहा है, सिटी में तो खैर डिपेंड करता है कि कैसी सिटी है। अगर नॉर्मली इसको गाड़ी को चलाया जाए तो ये कितना एवरेज निकाल सकती है? देखिए, जब मैंने इसको हाईवे पे 120-130 पे चलाया है, जो कि मेरी एवरेज स्पीड रहती है, उस पे क्रूज कंट्रोल पे इसने मुझे 21-22 का माइलेज दिया है। अच्छा। ठीक है। और मैं जब उसको अभी जयपुर गया था हाल ही में, तो उसमें 80-100 के स्पीड पे इसने मुझे 24 का एवरेज दिया था। अच्छा। हाईवे पे। तो ये इसका माइलेज रहता है अगर कोई नॉर्मल स्पीड पे चलाए। हाँ, ये तो बहुत बुरी वाइब्रेट कर रही है यार, ये तो। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसका वाइब्रेशन अभी एक होता है कि चलो मतलब कि हाँ बियरेबल है, ये तो बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है यार, मतलब ये आवाज तक कर रही है। ये 2 साल में टाटा मोटर इसको मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाए, डायग्नोज नहीं कर पाए और सॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर यार हद है इसमें। मैं को अगर लॉन्ग मतलब रूट, ये तो फिर जबरदस्ती गाड़ी चलाने वाली बात हो गई ना, इतने पैसे देके गाड़ी खरीदी है। अगर मेरे को लॉन्ग रूट इस गाड़ी में जाना है, हाँ। मैं बिना ब्रेक का काम कराए हुए नहीं जा सकता। अच्छा। साफ सीधी बात है, क्योंकि वो मेरे जान का रिस्क है। अरे
जितनी तेज स्पीड में आप ब्रेक मारोगे ना, ये उतना तेज आवाज कर रही है। ये 30-40 की स्पीड पे तो आपकी तब भी कम आवाज़ करती है, तो मोमेंट यू क्रॉस 60 उसके बाद आपको पता लगता है कि इस गाड़ी में ब्रेक का कितना बड़ा इशू है। अब जैसे अभी ये 70 पहुंच गए, ये स्टीयरिंग में भी ये आ गया ना ब्रेक का इशू, और इसकी वजह से अलाइनमेंट का भी दिक्कत है, क्योंकि ये मेरी अलाइनमेंट भी खराब करती है बार बार। ये ब्रेक का दिक्कत है या फिर कोई स्टीयरिंग का कोई रॉड हो या फिर किसी और चीज का दिक्कत है? ये टाटा का ये मेरे को प्रॉब्लम लगा कि मेरे को जाके सामने वाले को बताना पड़ रहा है कि भाई मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, वो नहीं डायग्नोस करके बता रहे कि मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है। अब मैंने इससे पहले कोई गाड़ी नहीं रखी, मेरी ये पहली गाड़ी है, मुझे क्या पता होगा कि ये स्टीयरिंग की दिक्कत है या मुझे ब्रेक की दिक्कत है। मेटालिक साउंड भी आ रहा है। ये इस गाड़ी में मैं 6-7 बार ब्रेक डिस्चार्ज कराने के बाद भी अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब देखो 7 बार चेंज हो चुका है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार चेंज हो चुका है, उसके बावजूद भी कस्टमर को ऐसी ही गाड़ी चलानी पड़ रही है। और इसमें मेरे को खराब चीज़ मेरे को टाटा का लगा, आर्या का। मैंने ब्रेक डिस्क चेंज कराया 7 बार, उसमें एक रीज़न ना इनके एक एडवाइज़र का है। संजीव जी अभी वहाँ के आई थिंक असिस्टेंट मैनेजर हैं सेल्स के, सेल्स में नहीं सर्विस में। उन्होंने मेरी गाड़ी का जब पहली बार वारंटी में चेंज कराया था, ठीक है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या रिमार्क दिया है, उन्होंने मेरे सर्विस में लिख दिया कि कस्टमर डिनाइड चेंजिंग ब्रेक डिस्क। मैं अगर उसके पास ये प्रॉब्लम लेकर के गया हूँ तो मैं क्यों डिनाई करूँगा कि मेरी गाड़ी की ब्रेक डिस्क में प्रॉब्लम है। इस वजह से उन्होंने अगली बार मेरा वारंटी में चेंज नहीं किया। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद में जुलाई में जब मैंने इसका ब्रेक डिस्क चेंज कराया आर्या मोटर्स में, उस दिन रात में मैंने जीएम से लड़ाई की है इनके सर्विस के, और मैंने बोला कि मेरा ब्रेक डिस्क वारंटी में चेंज करके दो, वरना गाड़ी खोल के पुराना ब्रेक डिस्क लगा दो। तो उसने पहले बोला हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब मैं लड़ता रहा उससे 40 मिनट तक, तो उसने बोला कर दो, ठीक है, करवा दिया उसने, क्योंकि उसको घर जाना था अपने, ठीक है, इसलिए उसने करवा दिया। अगर मैं दिन के यही 2-3 बजे उससे लड़ाई कर रहा होता ना तो वो नहीं करवाता चेंज वो, क्योंकि मैं गाड़ी लेने ही 7:30-8 बजे गया था आफ्टर ऑफिस, तो उन्होंने करवा दिया। और वो एक इंस्टेंस था, उसके बाद मुझे जब पता लगा कि उन्होंने नकली ब्रेक डिस्क लगाया है, तो उसके बाद तो मैं गया ही नहीं आ रहा। जब इस गाड़ी की 15,000 रुपये सर्विस कॉस्ट जा रही है, आपकी क्रेटा की कितनी जाती है? क्रेटा की मेरी नॉर्मली 10 से 12 के करीब आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती। अभी लास्ट टाइम मैंने कराया था तो कुछ 18-1,000 की आई थी। और बेस्ट थिंग इसकी क्रेटा का मैं कॉन्सेप्ट हुंडई में कराता हूँ ओखला में। वहाँ पे है कि एडवाइस जब गाड़ी लेके जाओगे ना, मे बी आई एम नॉट नोन टू मच, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गाड़ी ले ली, आप चला रहे हो, प्रॉब्लम्स क्या है वो यू डोंट नो अबाउट इट, लेकिन आप जाते हो सर्विस सेंटर में तो जो एडवाइज़र्स होते हैं ना, वो एडवाइज़र्स गाड़ी को सबसे पहले आप जब जाते हो सर्विस कराने, वो खुद ही चला के देखते हैं कि ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, क्या सर आप ये फील कर रहे हो? मैं बोला हाँ जी हाँ जी। इसके अलावा सर मुझे ये भी लग रही है, मैं चेक करके बताऊंगा। तो वो एडवाइजेबल है ना, वो प्रॉपर है कि आपके पास हम आ रहे हैं, मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं है गाड़ी के बारे में, यू प्रॉपरली बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करना है, रादर दैन कि आप जो है सिर्फ अपनी बिल बनाने में लगो, जो कि मुझे टाटा में लग रहा है। अगर ये मेरी गाड़ी होती, मैं इस प्रॉब्लम के साथ इसको 2 साल चला नहीं पाता। मैं इसको अगर लेकर कहीं लॉन्ग रूट में जाऊँ तो मेरे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन रहेगा कि इसके ब्रेक सही से काम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल चीज़ है और काफ़ी ब्रांड्स इसको मतलब कस्टमर को देंगे ही नहीं ऐसी गाड़ी। अब वो कह रहा है कि पता नहीं, आपका जो एडवाइज़र है वो कह रहा है कि अभी इसको चलाओ, बट उसको देनी ही नहीं चाहिए थी गाड़ी, इसको रिजॉल्व करवा के जाओ, उसको बोलना चाहिए था। बिल्कुल, ये ऐसी प्रॉब्लम है। आप जाते हो लॉन्ग ट्रिप में, ब्रेक वाली चीजें हैं ये जी। ब्रेक का मामला आपको पता ही है कि कितना सीरियस होता है जी। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आप किसी भी चीज में कर लोगे, लेकिन ब्रेकिंग में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मतलब रिस्की चीज है ना। देखिए इसमें मुझे अभी ये भी वही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अभी तो मैं ये चीज़ अभी आपसे बात करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मान लीजिए चलिए हाईवे रनिंग नहीं है, सिटी में ही किसी दिन ब्रेक फेल हो गया और मेरी गाड़ी ठुक गई, मान लिया सिटी में जहाँ में मेरी गाड़ी चल रही है वो रुक जाएगी, बट कहने का मतलब है किसी दिन अगर हो गया और जान चली जाएगी तो टाटा मोटर्स तो बोलेगा कि वो तो वो दिखा देगा हमने रिकमेंड करा था कि कस्टमर ने मना कर दिया था। अब बताइए, अब वो एडवाइज़र के बारे में मैंने जीएम को उस दिन जो मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने उसको यही बोला कि तुम्हारा एडवाइज़र फ्रॉड है, जो उसने दिखा दिया, उसने कैसे घुमाया, क्या इन्वेंट्री घुमाया, उसने मेरा पार्ट रख लिया था फर्स्ट में, ये बोल करके कि मैं आपका वारंटी में चेंज करा रहा हूँ तो ये मुझे सबमिट करना होगा। तो मेरे पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि उसने मेरा चेंज किया था, मैं कैसे प्रूफ करूँगा?
मैं तो फीड नहीं करता हूँ कंप्यूटर में, फीड तो वो एडवाइज़र कर रहा था, तो वहाँ पे मैं फंस गया था। पर वहाँ लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो रिजॉल्व हो गया, वो अलग बात है। बट वो मेरे एक रिमार्क तो डल गया ना, कल को अगर मैं टाटा मोटर्स को बोलूँगा अभी तो मेरे को बोलेंगे कि आपने तो जी यहाँ पे एनए लिखा हुआ है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल इसके साथ यही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि मेरे को कराना ही है चेंज, और मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। एक दो बार का कॉम्प्रोमाइज समझ में आता है, एक दो सर्विस में चलो ठीक है कि या तो नई गाड़ी होती बिल्कुल ही मार्केट में आई हुई, समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से है ये गाड़ी। तो अभी जैसा मेरा जो इस गाड़ी का एक्सपीरियंस है, मैंने पापा को रेकमेंड किया कर्व लेने के लिए। उसका रीज़न है क्योंकि वो गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस, इंप्रूवमेंट फीडबैक के बाद आई है। हो सकता है उस गाड़ी में प्रॉब्लम ना हो, पर कहीं ना कहीं मेरे को, अभी भी मैं अपनी मम्मी से कल बात कर रहा था तो मैं उनको यही बोल रहा था कि मुझे डर लग रहा है कर्व लेने में। क्रेटा लेने में मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि उस गाड़ी का कोई ख़राब मेरा एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है। जो आपकी अभी क्रेटा है, अब नई क्रेटा है, अगर आप चलाओगे, टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आएगा। आप चला के देखना जरूर एक बार, फिर डिसाइड करना। सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ चलाना, ये कहने का मतलब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर्व मत लो, आप चला कर देखना फिर समझना। अब जैसे ये गाड़ी है, ये तो बहुत बुरी कंडीशन में है ब्रेकिंग के मामले में, ये कहना चाहूँगा। और अगर कोई देख रहा है टाटा मोटर्स की सर्विस टीम से, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसी ये गाड़ी चल रही है अभी। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार आप दोनों का, आप भारत माता की जय। भारत माता की जय।